जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है दोस्तों। और हम इसमें क्या है कि इस वीडियो के अंदर बड़े बड़े प्रश्न सोल्व करेंगे, बड़े बड़े प्रश्न। ठीक है, यानी निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न सोल्व करेंगे। और बाकी जो MCQ टाइप जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो आपको लाइव में मैं करवा दूंगा। ओके, लाइव क्लास, हमारी लाइव क्लास चलती है शाम को 7 बजे, बिल्कुल फ्री चलती है दोस्तों, शाम को 7 बजे। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इवनिंग में शाम को 7 बजे चलती है। और बड़े बड़े जितने भी जो निबंधात्मक, जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, वो आपको इस प्रकार से वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप इन सभी को अच्छे से नोट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। और हाँ, अगर दोस्तों आप हमारे से सीरीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की हमने सीरीज भी बना रखी है। और ये जितने भी जो क्वेश्चन है आपको सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, सीरीज की प्राइस जो है वो 30 रुपये है। 30 रुपये में आपको सीरीज मिल जाएगी। 30 रुपये में सीरीज मिल जाएगी। उसमें चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है 89, ठीक है, 55 और 661301। इन नंबरों पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं तो इन नंबरों पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सीरीज आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में। ओके, चलो, तो हम बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और बड़े बड़े प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं। और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि बर्लिन की दीवार के बारे में आप क्या जानते हो, या बर्लिन की दीवार से संबंधित अपने विचार प्रकट कीजिए, या बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखो, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिएगा, यह है आपका बर्लिन की दीवार। देखिएगा, बर्लिन की दीवार में आपको लिखना है कि बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की दीवार को जनता ने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया था। याद रखना, जो बर्लिन की दीवार है, इसे कब गिराया गया, प्रश्न छोटा भी बन सकता है यहां से, 9 नवंबर 1989, ठीक है, 1989 में इसे गिराया गया था। अब हम देखते हैं इस दीवार का जो है निर्माण हुआ था 1961 में। कब हुआ था इसका निर्माण? 1961 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तथा इस दीवार की लंबाई जो है वो 150 किलोमीटर है। देखो, यहां से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, इसका निर्माण कब हुआ, कब गिराई गई, तो याद रखना इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। ओके, इसका विभाजन पश्चिमी बर्लिन से पूर्वी बर्लिन को अलग कर रहा था। ठीक है, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग कर रहा था। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बर्लिन की दीवार जो है ये आपकी किसका प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार जो है वो आपके शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बर्लिन की दीवार है, ये आपके पूंजीवादी दुनिया, ठीक है, पूंजीवादी दुनिया, अमेरिका को कहा गया है। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी दुनिया सोवियत संघ को कहा गया है, और पूंजीवादी दुनिया अमेरिका को कहा गया है। पहली दुनिया भी अमेरिका को कहते हैं, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहते हैं, ये याद रखना है। तो यहां पर पूछा कि बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखो, तो आप इसमें यह लिख सकते हैं कि जो बर्लिन की दीवार है, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें यह लिखेंगे कि जो बर्लिन की दीवार है, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इसका निर्माण कब हुआ, 1961 में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे ये किसका प्रतीक थी, तो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से लिखना है, 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं लिखिए। अब हमें सोवियत संघ की प्रमुख विशेषता बतानी है, विशेषता लिखनी है, तो पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताओं में ये आप लिख सकते हैं। देखिएगा, यहां पर हेडिंग इसी प्रकार से डालनी है कॉपी में। ठीक है, सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? पॉइंट नंबर 1, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो सोवियत संघ की विशेषताओं में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो कौन सी थी? अमेरिका थी। पहली जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका थी। तो सोवियत संघ की विशेषता हम लिख रहे हैं, तो इसमें पहला लिखेंगे कि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि यहां पर संचार प्रणाली मौजूद थी। जो सोवियत संघ था, यहां पर जो है संचार प्रणाली जो है मौजूद थी। ये दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं विशेषता के अंतर्गत। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि विशाल ऊर्जा संसाधन जो है वो यहां पर सोवियत संघ में मौजूद थे। ठीक है, ऊर्जा संसाधन मौजूद थे, संचार प्रणाली यहां पर मौजूद थी, और यहां पर जो उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो भी यहां पर थे। ठीक है, आवागमन की अच्छी सुविधाएं यहां पर मौजूद थी सोवियत संघ में। और राज्य का स्वामित्व, अर्थात सब कुछ जो है वो राज्य के हाथों में ही होता था।
ठीक है, राज्य का स्वामित्व था, सब कुछ जो है वो किसके हाथों में होता था, राज्य के हाथों में होता था। ये आप सोवियत संघ की मुख्य विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और सोवियत संघ में एक पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी आप लिख सकते हैं कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था लंबे समय तक, 72 वर्षों तक, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये क्या है दोस्तों, ये 6 पॉइंट अगर आप इसमें लिखेंगे विशेषताओं में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सोवियत संघ की मुख्य विशेषता होगी, आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये बड़े नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख तीसरा क्वेश्चन। और जिन्होंने भी अभी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सूचना जो है वो समय समय पर मिलती रहे। चलो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताओ। यानी सोवियत संघ जो है विघटन मतलब क्यों टूट गया, सोवियत संघ आखिर क्यों टूट गया। इतनी बड़ी महाशक्ति थी, हमने देखा कि जो पहली महाशक्ति है वो आपके अमेरिका है और दूसरी महाशक्ति जो है वो सोवियत संघ है। अब आखिर सोवियत संघ जो है वो क्यों टूट गया, इसके पीछे रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है, वो कारण बताओ, कारण लिखो। तो इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। देखिएगा इसका उत्तर हम देखते हैं इस तरीके से। यह है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं विघटन के प्रमुख कारणों में। इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हुए लिखना है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में क्या थी, कमजोरी थी। ठीक है, जो राजनीतिक जो आर्थिक सत्ता थी, आर्थिक जो संस्था थी वो कमजोर थी। ये सोवियत संघ के विघटन का क्या है, प्रमुख पहला कारण है। ठीक है, टूटने का पहला जो कारण है वो ये है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में क्या थी, कमजोरी। संसाधनों को इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ ने संसाधनों का दुरुपयोग किया, सही उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। तो यह है प्रमुख दूसरा कारण, सोवियत संघ के टूटने के पीछे का प्रमुख कारण दूसरा, संसाधनों का दुरुपयोग। लगातार एक ही पार्टी का शासन, अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, यानी लगातार लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन चलेगा तो आपको पता है, पता नहीं होगा। तो ये प्रमुख तीसरा प्रमुख आप लिख सकते हैं कारण। ठीक है, चौथा आप लिखेंगे कि जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ थी। जो सोवियत संघ में देखो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो है शासन 72 वर्षों तक चला था। ठीक है, 72 वर्षों तक इसका शासन चला था कम्युनिस्ट पार्टी का। अब इसी पार्टी का शासन चला था तो इसमें क्या, ये जनता के जो जितने भी जनता के कार्यों को ये पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, जनता जो चाह रही थी, ठीक है, जनता को जो इच्छा थी कि ये काम होना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा नहीं किया। ठीक है, तो जनता की इच्छा को पूरा करने में ये सरकार असमर्थ थी, इस वजह से ये सोवियत संघ का पतन हो गया। और भी आप लिख सकते हैं कि जनता को गलत जानकारी दी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। ठीक है, और लोगों को, जनता को इस प्रकार से जानकारी दी कि सोवियत संघ धीरे धीरे विकास कर रहा है, लेकिन सोवियत संघ विकास ना करके अंत में तो क्या हो जाता है, पतन ही हो जाता है। देख सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार दे रखे थे, जनता नाराज हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट आप इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। ये है सोवियत संघ के टूटने के पीछे प्रमुख कारण, यानी विघटन के प्रमुख कारण। ठीक है, तो बड़े नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे इसका उत्तर पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। चौथा क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताओ। अभी हमने देखा था कि सोवियत संघ आखिर क्यों टूट गया, इसके पीछे क्या कारण थे अभी। ठीक है, अब देखो सोवियत संघ टूट गए तो इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, अब परिणाम भी तो हमें बताने पड़ेंगे कि सोवियत संघ टूट गया, आखिर सोवियत संघ टूट गया तो पीछे क्या परिणाम निकले। तो दोस्तों प्रमुख परिणाम में हम लिख सकते हो कि जैसे सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आपको पता होगा दोस्तों, लंबे समय तक जो है 1945 से 1991 तक जो शासन चला था वो, यानी दौर चला था वो शीत युद्ध का दौर चला था। 1945 से 1991 के बीच का जो दौर है वो शीत युद्ध का दौर है। ठीक है, और ये जो शीत युद्ध है ये आपके दो महाशक्तियां थी, एक तो थी अमेरिका और एक है सोवियत संघ। ठीक है, दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चला था। जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो पीछे एक ही महाशक्ति बची, यानी शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ठीक है, और दूसरी दुनिया का क्या हो गया, पतन हो गया। अब दूसरी दुनिया कौन सी थी, हमने कहा था कि जो पहली दुनिया है वो अमेरिका है और सोवियत संघ जो है वो दूसरी दुनिया है, यानी सोवियत संघ का पतन हो गया, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। ठीक है, हथियारों के होड़ की समाप्ति हुई। हमने ये जो शीत युद्ध देखा था कि शीत युद्ध ये दो महाशक्तियों के बीच हुआ। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। ठीक है, युद्ध होता नहीं है, ठीक है, हथियारों से लड़ते नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हथियारों के होड़ की क्या हुई, समाप्ति हुई। तो ये आप लिख सकते हैं तीसरा प्रमुख। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। अब सोवियत संघ टूट गए तो पीछे आपको पता कि एकमात्र महाशक्ति वो अमेरिका ही बची। नए देशों का उदय हुआ,
छोटे छोटे नए देशों का उदय हुआ, विचारधाराओं की लड़ाई, ये जो शीत युद्ध चला था ये आपस में विचारधाराओं की लड़ाई थी, विचारधाराओं की लड़ाई जो है वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है, जब सोवियत संघ का पतन हो गया। तो इसके अलावा और आप लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। ये प्रमुख जो पॉइंट है दोस्तों, ये सोवियत संघ के विघटन के क्या है, परिणाम है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं कोई एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, ये जितने भी जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करने पड़ेंगे आप सभी को, ठीक है, तो समझ के याद करो, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखिएगा, शोक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, हमने देखा कि जो शीत युद्ध है वो 2 महाशक्ति, एक तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच चला। अब इसमें सोवियत संघ का पतन हो जाता है, तो इसमें जितने भी जो छोटे छोटे देश थे वो क्या हो जाते दोस्तों, वो यानी पूंजीवाद को अपना लेते हैं, अमेरिका की तरफ आ जाते, पूंजीवाद को अपना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शोक थेरेपी, यानी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण, ये क्या कहलाया, शोक थेरेपी कहलाया। अब शोक थेरेपी के तहत प्रमुख बदलाव क्या क्या किए गए वो देखो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग तो आपको ये डालनी है ऊपर दोस्तों कि शोक थेरेपी के तहत प्रमुख बदलाव। पहला क्या बदलाव किया गया था, अब सभी देशों को क्या अपनाना है, पूंजीवाद अपनाना था। पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे, ठीक है, सभी देशों को क्या अपनाना, पूंजीवाद अपनाना था, क्योंकि जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका समर्थन कौन करता था, अमेरिका, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका समर्थन सोवियत संघ करता था। तो जितने भी जो साम्यवादी देश थे वो पूंजीवाद को अपनाने लगे, तो ये शोक थेरेपी के तहत प्रमुख बदलाव था। अब सभी देशों को क्या अपनाना था, पूंजीवाद को अपनाना था। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा, प्राइवेट जितने भी जो प्राइवेट कंपनियां उनका महत्व बढ़ने लगा, ठीक है, महत्व बढ़ने लगा। और राज्य की संपदा का क्या होने लगा, निजीकरण होने लगा, ठीक है, निजीकरण होने लगा। खेती का तरीका बदलने लगा, पहले किस प्रकार से खेती होती थी उसका तरीका बदलने लगा जब इन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया। तो व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था, ठीक है, और पश्चिमी देशों से व्यापार को क्या दिया, बढ़ावा दिया गया। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो है शोक थेरेपी के तहत प्रमुख बदलाव किए गए, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, शोक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव किए गए, तो ये आपको इसका उत्तर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा शोक थेरेपी के परिणाम। अब हम ये भी देख लेते हैं कि भाई शोक थेरेपी के तहत प्रमुख हमने बदलाव देखे, अब परिणाम क्या निकले, शोक थेरेपी के तहत क्या परिणाम निकले। तो परिणाम की बात करें तो हेडिंग डालनी है शोक थेरेपी के प्रमुख परिणाम। अब देखो दोस्तों क्या होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। क्या हो गई, तहस नहस। जो सोवियत संघ की तरफ जो छोटे मोटे देश थे अब वो पूंजीवाद को अपना लिए, ठीक है, जिस प्रकार पूंजीवाद को अपना लिए तो उससे अनुसार ये कार्य करने लगे। तो क्या हुआ, पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, तहस नहस हो गई, ठीक है। रूस का ढांचा चरमरा गया, ठीक है, औद्योगिक जो ढांचा था वो चरमरा गया, और जनता तो क्या हो गई, बर्बाद हो गई दोस्तों। 90% जो उद्योग धंधे थे उनको औने पौने दामों में, बिल्कुल यानी कम पैसों में बेच दिया गया, ठीक है। और रूस की मुद्रा में क्या आई, गिरावट आई, महंगाई भी बढ़ी, जिसके कारण अब मुद्रा में गिरावट आई तो महंगाई जाहिर सी बात है बढ़ेगी, लोगों की जमा पूंजी जो है वो जाती रही। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये शोक थेरेपी के प्रमुख क्या है, परिणाम है। तो परिणाम के तहत आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख हमने क्वेश्चन देखे दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है आपके सामने 7वां क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा साथ में। भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध बताइए। भारत और सोवियत संघ के बीच क्या संबंध है, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक संबंध की बात है, ठीक है। आर्थिक संबंध क्या है, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित। आर्थिक संबंध में क्या है, सोवियत संघ और भारत के बीच भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद की, यानी सोवियत संघ ने जो है भारत की जो कंपनियां थी उनमें उनकी मदद की। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों को तकनीकी सहायता दी। सोवियत संघ ने जो है ये प्रमुख कारखाने हैं, भिलाई कारखाना जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, बोकारो कारखाना झारखंड में है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये जो इतने भी जो कारखाने हैं सोवियत संघ ने जो है इनकी आर्थिक जो है तकनीकी प्रमुख सहायता की। तो ये है आर्थिक संबंध में। और भी इसमें क्या है, विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार किया था। तो ये है हमारे भारत और सोवियत संघ के बीच के हैं आर्थिक संबंध, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, आर्थिक संबंध में हमने ये देखा। राजनीतिक संबंध में आप लिख सकते हैं कि प्रमुख राजनीतिक संबंध था, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया, ठीक है। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया था, और भारत के बुरे दिनों में हमेशा जो है भारत की मदद की थी सोवियत संघ ने।
1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है, 1971 बांग्लादेश संकट को लेकर। तो उस युद्ध के दौरान जो है भारत की मदद भी की थी सोवियत संघ ने। तो ये हमारे राजनीतिक संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं और आर्थिक संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो राजनीतिक आर्थिक संबंध आप इसमें ये लिख सकते हो। तो ये अपना जो चैप्टर था दोस्तों, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। और इसके तहत हमने जो है लघुत्रात्मक निबंधात्मक क्वेश्चन हमने देखे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप सीरीज खरीदना चाहते हैं तो सीरीज की प्राइस मैंने आपको बता दी है, सीरीज की प्राइस 30 रुपये है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सअप पर। ओके, तो बाकी जो छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको लाइव क्लास के माध्यम से कवर करवा दिए जाएंगे, और ये बड़े क्वेश्चन है जो आप जो है अपलोडेड क्लास के माध्यम से अच्छे से कवर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।